नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी वैद्य लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग माधव निदान में असाध्य ज्वर के सारे लक्षण देख रहे हैं कि असाध्यावस्था जब आ जाती है तो क्या क्या सिम्टम आ जाते हैं, और इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। एक एक श्लोक जो है वह हमारे पास आईसीयू में जब पेशेंट रहते हैं तो वैसे पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो 66 नंबर का श्लोक हमने कल पढ़ा था, लेकिन मैं आज फिर से पढ़ देता हूँ। इसमें ऐसा बताया कि हेतु भी बहु भी जातो बलि भी बहु लक्षण जुर प्राणांत कृतश्च शीघ्रमिंद्रिय नाशन। मतलब जब ज्वर जो प्रबल कारणों से आता है, बहुत सारे हेतु रहते हैं उसमें, सारे हेतु ज्यादातर उसमें पाए जाते हैं, और वातादि दोष जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा बलवान रहते हैं। ज्वर के सारे लक्षण मिलते हैं तो, और इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो जाती है, देखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, ये सारी इंद्रियों की शक्ति बंद हो जाती है, तब वह ज्वर असाध्य हो जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें सारे अरिष्ट सूचक लक्षण आने लगते हैं और तीनों दोष प्रकुपित हो जाते हैं। सन्निपात ज्वर में आप लोगों ने देखा होगा कि सारे लक्षण आ जाते हैं एक साथ। इसी तरह से 67 नंबर का श्लोक है, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि ज्वरस्य क्षीणस्य शून्यस्य गंभीरो दीर्घ रात्रिकः असाध्यो बलवान यश्च केश सीमंत कृत ज्वर। ये बहुत बढ़िया चीज बताया है कि ज्वर का, रोगी का ज्वर जो रहता है, वो शरीर जो रहता है वो क्षीण हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, उसमें कोई ताकत नहीं रहती है। उसी तरह से वह अंगों में शोथ हो जाता है, पूरा बॉडी में सब जगह स्वेलिंग 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 आ जाती है। मतलब ऐसा कोई भी जगह नहीं रहता है जहाँ पे स्वेलिंग ना आए। उसी तरह से गंभीर ज्वर के लक्षण मिलते हैं, हाई इंटेंसिटी में ज्वर रहता है, और इसी तरह से ज्वर बहुत दिनों का रहता है, कंटिन्यू फीवर रहता है, उसमें हाई टेम्परेचर रहता है, और रोगी मतलब बीमारी ज्यादा बलवान रहती है, रोगी कमजोर रहता है। उसी तरह से सिर में बालों की मांग बन जाती है, जिसको हम सीमंत कहते हैं, केस सीमंत, वह दिखने लगता है, तो यह ज्वर असाध्य हो जाता है, उसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये भी एक सिम्टम बताया है, और ये सारा कीन ऑब्जर्वेशन किया है आचार्य लोगों ने, जो असाध्य रोगी रहते हैं उनमें ऑब्जर्वेशन करके ही बताया है। तो दूसरा ये बता रहे हैं कि इतना कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि ज्वर से वो निकल ही नहीं पाता है। उसी तरह से हाथ में,
पैर में, मुंह में, गुह्य स्थान जो प्राइवेट पार्ट्स है वहां पर भी स्वेलिंग आ जाता है और ये गंभीर धातुओं में पहुंच जाता है, मतलब अस्थि मज्जा शुक्र तक चला जाता है और अंदर ही अंदर अंतर्वेग ज्वर रहता है, दीर्घ काल से बहुत दिनों तक बीमार है पेशेंट, तो वह फिर असाध्य हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो बड़े बड़े नेता वगैरह रहते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिटेड रहते हैं और बहुत दिनों से बीमार रहते 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 उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे असाध्यावस्था में चले जाते हैं ज्वर, तो उससे मृत्यु हो जाती है। अभी आप लोग अनम्यूट करिए और आप लोग अपना कुछ अनुभव बताइए। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बताइए कुछ। कुछ आप लोगों ने देखे हैं तो बता सकते हैं तो बताइए ना। इसमें जो केश सीमंतकृत ये जो शब्द बताया है, इसमें बता रहे हैं कि बिना कंघी किए ही जिस तरह से हम लोग मांग निकालते हैं तो वहां पर भी ऐसे चीर पड़ जाता है, बालों में केश विन्यास पड़ जाता है और इस तो यह भी असाध्य होता है। मैंने ऐसे किडनी के पेशेंट देखे हैं जो किडनी डिजीज से आते हैं, उनके ऐसे 4-5 या 20-25 ऐसे मांग ऐसे निकल जाते हैं अपने आप, और या फिर उसमें ऐसे पड़ जाते हैं कि भ्रू प्रदेश झुक जाता है, आईब्रोस ऐसे पूरी तरह से झुक जाता है, नीचे की तरफ लटक जाता है, पलकों के बाल झड़ने लगते हैं, तो वह मृत्यु मुख में चला जाता है। प्रणाम सर। प्रणाम। आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? हाँ सर, मैंने आईसीयू के पेशेंट तो नहीं देखे हैं ऐसे, पर मैं एक दूसरे फीवर के लिए बोलती हूँ। जो मैंने लास्ट टाइम एक बार आपसे डिस्कस भी किया था, वो पैराथायरॉयड हार्मोन उसके बहुत ज्यादा थे। तो सर वो जैसे कि पहले से वो रसगत ज्वर लग रहा था, आपने बताया था उस दिन मुझे, पर अभी ना वो 4 महीने के बाद फिर से वापस आया, पर वो मेडिसिन नहीं ले रहा सर। अभी ऐसे लग रहा है कि ना वो मांसगत हो गया, तो धातुगत अवस्था आ रही है सर। तो इसमें मैं अभी क्या करूं? इसमें आप मांसगत ज्वर का चिकित्सा निकाले चरक संहिता में, मतलब ये विषम ज्वर नहीं है ना, अन्यदुत ज्वर नहीं है ना, नहीं मांस सर, धातुगत ज्वर है ना। धातुगत लग रहा है पूरा। और उसमें ना आपने उस दिन विरेचन चिकित्सा बताई थी। हाँ, विरेचन बस्ती वो सब होता है। लंघन सर्वश्रेष्ठ है, लंघनम स्वेदनम काले वागुस तिक्त को रसा। लंघन कराइए, त्रिभुवन कीर्ति रस दीजिए, या महाज्वरांकुश रस दीजिए, या महासुदर्शन घनवटी दीजिए, और फिर विरेचन करा दीजिए। हाँ सर, वो दे रहे हो, पर वो ना कैसे लेता नहीं है बराबर मेडिसिन, और वो एक एक प्रॉब्लम बढ़ा के लेके आता है, फिर ऐसे हो रहा है। हाँ, और नहीं तो इसमें ये जय मंगल रस बहुत बढ़िया काम करता है। जी सर। जी, जी सर। आप करिएगा और फिर बताइएगा। जी सर। किसी के पास चरक संहिता है क्या? चरक संहिता में मांसगत ज्वर की चिकित्सा बताइए पढ़ के। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर प्रभात पांडा जी, आप लोग का कुछ ऐसा अनुभव है ज्वर के पेशेंट तो बताइए, असाध्य अवस्था में कुछ देखा होगा आप लोगों ने तो। जी, लाइफ में वैसे जो एडमिटेड पेशेंट होते थे, तो उनमें से अब जब पढ़ रहे हैं तब दिख रहा है कि टाइफाइड जो है करके, एंटेरिक फीवर करके भर्ती पेशेंट जो अभी उसको स्प्लीनोमेगली, हेपेटोमेगली, मतलब प्लिहा और ये वृद्धि, ये सब देखते हुए, और उसके बाद वो बस उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके और करते थे। उसके बाद उसकी अपने आंखों के सामने मृत्यु होती हुई भी देखी। इंटर्नशिप के बाद, पास होने के बाद मैंने कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। तो इतनी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाती कि ये किस धातु तक पहुंचा है और हमको कहाँ ट्रीट करना चाहिए, ये मॉडर्न मेडिकल साइंसेज में नहीं है। वो केवल किस कीटाणु का है ये प्रॉब्लम, क्या वो निकला, बस उसी तक को ट्रीट करते हैं। और कभी कभी पेशेंट जो है वो ऐसी अवस्था में आ जाता है कि फिर वो उसको फायदा मिलता ही नहीं है। तो ये है। और अभी दृष्टि चेंज होती है, तो हो सकता है कि जो हमारे चिकित्सक अब जो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जैसे मैडम लोग जाती हैं आईसीयू वगैरह में, तो मायने बदल जाएं और अब सब कुछ बेटर हो जाए। तो वैद जी, मैंने अपने आंखों के सामने मृत्यु होते देखी है ऐसे पेशेंट्स की, जो जिनके आप बता रहे हैं ना कि मांग दिखने लगी और ज्वर जो है वो जा ही नहीं रहा, सारे असाध्य लक्षण सब दिख रहे हैं। जी वैद जी। आप जब पढ़ती होंगी तो आप कितनी इंटेलिजेंट होंगी ना। जी, ठीक है। डॉक्टर वर्षा कौशिक जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या?
जी प्रणाम सर, मांस मेदोगत ज्वर की चिकित्सा पढ़ने के लिए बोला था। हाँ हाँ, पढ़िए ना। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। विरेचनम सोपवासम मांस मेदः स्थिते हितम। मांस और मेदोगत ज्वर में विरेचन और उपवास कराना हितकर होता है। जी, देखिए कंचन जी, उपवास कराइए, लंघन कराइए और विरेचन कराइए। जी सर। जी, और हमें भी बताइएगा कि कैसा रिजल्ट आया। जी सर। जी, और प्रणाम किसी को सर। कुछ? हाँ जी, प्रणाम, बताइए। सर डॉक्टर नलिनी बोल रही मैं। जी श्रेयसी को रात को विरेचन वटी दी सर। जी, उसको अभी पेट दर्द बहुत हो रहा, मोशन नहीं हो रहा, उल्टी हुई थोड़ी। कोई बात नहीं, आप 2 नींबू निचोड़ के 1 चम्मच पानी दे दीजिए, बंद हो जाएगा। तो वो मोशन हुआ ही हो नहीं जाएगा, सर। अपने आप बॉडी निकाल देगा। अभी नींबू पानी दे दूं क्या? हाँ दे दीजिए, अगर पेट दर्द हो रहा है ना तो दे दीजिए, एकदम ठीक हो पेट जाएगा। दर्द बहुत हो रहा है, बहुत करा रही है। आपने घी नहीं खिलाया होगा, घी नहीं, ना खिलाने से। घी हाँ, मैंने 150 ग्राम तक खिलाया सर उसको। कोई बात नहीं। तो अगर कराना है तो होने दीजिए, थोड़ा 1-2 घंटा में हो जाएगा, नहीं तो नींबू पानी दे दीजिए, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। जी सर। वैसे इनको इन्होंने तैयारी विरेचन की थी, पर मतलब वमन हो रहा है, ऐसे है ना? हाँ, हाँ मैम। तो वो पित्त होगा ना, उत्क्लेशित होके निकल हाँ, जाएगा। रेडिश थोड़ा सा ऐसा निकला सर, पित्त जैसा। तो ठीक है ना, अच्छा है ना, शुद्धि हो गया। थोड़ा वेट पर- करेंगे ना तो अच्छे से निकल जाएगा। प्रणाम सर। हाँ, मैं उसको बोल रही कंडीशन थोड़ा में वेट करने के लिए। इनको असिस्ट करा के वमन कराना चाहिए या वेट करना चाहिए? अब इनको वेट क्या? करना चाहिए, वेट करना चाहिए। 9 बजे प्रणाम तक वेट करेंगे ना अच्छे से, 3 बार हो गया तब नींबू पानी दीजिए बंद करने के लिए। हाँ सर, मैं वेट करने के लिए। हाँ ठीक प्रणाम है। सर। रमन गर्ग जी, आप बोलिए सर। सर इनके केस में बताता हूँ, इनको बोलिए गर्म पानी से सिकाई करवा दें, पेट दर्द बंद हो जाएगा, बाद में मोशन हो जाएगा। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे नींबू हैं। पानी ना दें अभी। हम्म। मेरे पेशेंट में भी हुआ था ऐसे, एक सिकाई करवाई तो पेट दर्द बंद हो गया। घबरा रही सर, वो ऐसे बोलते मेरे हाँ हाथ कोई पाँव बात नहीं, ठंडे वो पड़ होता है जी, रहे हैं। पेशेंट को वो घबराता ही है। ये विरेचन चिकित्सा ही ऐसा है। उनको बोलिए गर्म पानी डालें एक कांच की बोतल में, जी उससे सर। सिकाई कर लें, वो पेट ओके। दर्द बंद हो जाएगा और थोड़ी देर बाद मोशन भी हो जाएगा। हाँ, मोशन को गई थी, हुआ नहीं, उसको थोड़ा सा हाँ हो निकला। जाएगा, हो जाएगा, गर्म पानी से सिकाई वो करवाएं अंदर पेट पे। अटका हुआ है, इसीलिए पेट दर्द हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं। जी और सर। रमन हाँ सर, कभी कभी जैसे विरेचन के वेग आते हैं और 1-2 के बाद स्टॉप हो जाते हैं, तब भी सिकाई से फिर वो चालू होते हैं, तो मुझे लगता है आप जो बता रहे हैं बिल्कुल अभी स्टार्ट हो ही जाएगा। मैडम आप ऐसा ही करो। हाँ बिल्कुल, गर्म जी पानी बढ़िया काम करता है जी इसमें। सिकाई ना कांच की बोतल में करानी है। जी जी सर, थैंक जी, सर नमस्कार। हाँ प्रणाम सभी नमस्ते को। मुकेश जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास हूँ सर। एक छोटी सी जानकारी शेयर कर रहा था, जो क्या है कि मेरा बेटा है 6 साल का, जी उसको परसों यानी कल रात को बुखार आ गया था तेज। जी तो उस तो मैं क्या कि आप गुरुजनों से ही और शास्त्रों से जो सिद्धांत है ना, चरक का ज्वर आदो लंघनम, ज्वर मध्य तु पाचनम, ज्वरांते तु विरेचनम, इसका इतने अच्छे ढंग से पालन कराता हूँ कि 24 आवर्स में बुखार पूरी तरह ठीक हो जाता है। जैसे कल रात को बुखार आया था, आज सुबह उसको बुखार अब नहीं आ रहा। तो मैंने सर उसको क्या किया कि जैसे मेरी वाइफ है, वो भी इसमें मेरा पूरा सहयोग करती है कि जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही बच्चों को उष्ण जल कंटिन्यू पिलाती है। मतलब गर्म करके बोतल में जल रखते हैं, उसको आधा आधा कप बीच बीच में हर घंटे आधा घंटे में बोलते हैं। तो बच्चे भी क्या उसका पालन करते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से हो गया कि मैं पैरासीटामोल टेबलेट बिल्कुल नहीं देने के पक्ष में रहता हूँ। जी अभी बेटा अब सुबह है, तो रात को 10 बजे से बुखार नहीं आया, अब जी वो ठीक है। तो मैं इसमें क्या सर, हमारे यहाँ यूनाइटेड फार्मा की एक टेबलेट आती है फ्लोरिन टेबलेट, वो सफिशियंट है। उसमें क्या मासुदर्शन घनवटी एक्स है और गोदंती है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, तीनों का कॉम्बिनेशन है सर उसमें। जी तो वो टेबलेट एक तरह से परफेक्ट कॉम्बिनेशन में बैठती है, उसी को ही मैं यूज लेता हूँ। एक बार बड़े बेटे को बुखार आया था, जब जरूर यानी 2 दिन तक कंटिन्यू रहा था, यानी जस्ट टेबलेट दे दी तो थोड़ा सबसाइड हो जाता या फिर वापिस आ जाता था। बड़े बेटे को 2 दिन रहा, बाकी जब भी पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यू देख रहा हूँ कि बुखार 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता और दोबारा रिप्लेस होके नहीं आता। जी ये एक मुझे सबसे बड़ी बात लगती है। और एक से जैसे 2 दिन या
तीसरे दिन हो जाते हैं तो वो आराम से मोशन क्लियर होने लग जाते हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि विरेचन हो रहा है, जोरांत विरेचन हो, तो वो ठीक हो जाता है। अब बेटा क्या काफी अच्छा फील कर रहा है, तो बस मुझसे रुका नहीं गया आपको बताने के लिए। बहुत बढ़िया। बाकी मुझे आयुर्वेद का ये ज्वर में तो इतना कॉन्फिडेंस है सर कि किसी का भी ज्वर इतनी आसानी से ठीक हो जाता है। एक ज्वर का सर, जैसे कोविड चला था तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी भयंकर, जब कोविड का बिल्कुल पीक था, बहुत तगड़ा पीक था, यानी ऐसे मान के चलो कि अस्पतालों में लाइन थी, बेड नहीं मिल रहे, तो उस टाइम उसको बुखार आ गया। और उसने मेरे हिसाब से हम हालांकि हमने उसका 3 बार मैंने RT-PCR कराया था 7 दिन के अंदर अंदर, कभी भी उसका RT-PCR तो पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन बुखार उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर था, 104 105 तक पहुंच गया था। पर पूरे आयुर्वेद सिद्धांतों का उसने भी मतलब अच्छे से पालन किया। उसका भी मतलब विदाउट पैरासीटामोल और डोलो 600 650 खूब देते हैं लोग, मैंने उसको देने नहीं दी। जैसे आयुर्वेद की औषधियां उसके लक्षणों के अकॉर्डिंग 2-3 बार बदली भी थी, पर वो पूरी तरह क्योर हो गया। उसके बाद आज तक दोबारा रिप्लेस बुखार नहीं आया उसको भी। इतने अच्छे से अगर शरीर का आम का पाचन हो जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जैसे जो सर बात है कि जो दोष कोष्ठ से शाखाओं में आ जाते हैं तभी ज्वर उत्पन्न होता है, और वापिस वो शाखाओं से अगर कोष्ठ में चला जाता है तो रिप्लेस होके नहीं आता। और वैद जी अभी तो चल रहा है ना इस समय की पेशेंट जो है वो थोड़े से भी कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, और अगर वो शुरू में ही आ रहे हैं तो उनको तुरंत लंगन दीपन पाचन कराने से बहुत ही आराम मिल रहा है। मतलब मैंने अपने घर में भी फादर इन लॉ वगैरह को जरा सा बॉडी फीवरिश फील हुआ, तुरंत लंगन दिया, दीपन पाचन, उसके बाद अविपत्तिकर चूर्णी दे दिया साथ में खूब सारा, और बिल्कुल एकदम डाइट चेंज कर दी। और नॉर्मल पेशेंट जो क्लिनिक में आ रहे हैं उनको भी बहुत ही मतलब अपने सिद्धांत के अनुसार शुरू में ही कर दिया जा रहा है। अब जो बहुत पुराने पेशेंट होके आए हैं या वो उनकी बात अलग है, लेकिन जो ये सर कह रहे हैं कि शुरू में ही अगर पेशेंट लकीली अगर आपके पास आयुर्वेदिक क्लिनिक में आता है या आपके घर परिवार का है तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है ये। नहीं मैम, ये तो क्या है कि जो ज्वर का पहला सिद्धांत है ना, ये मैं सबके साथ शेयर करता हूँ, ये बताता हूँ। मैं जिद भी जाता हूँ कि किसी MBBS डॉक्टर से इस चीज के लिए कि मैंने आपकी अब इस चीज का पालन करोगे ना तो कॉम्प्लिकेशन में नहीं आएगा, पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर उसको अपन ने 24 घंटे या 48 घंटे लंगन करा दिया। पर ये लंगन में कोविड क्या के है, दौरान माना है सर, कोविड के दौरान जो हमारे मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर्स हैं एलोपैथिक के, उन्होंने सिद्धांत को माना और खुद अपने ऊपर भी किया, और वो मानने लगे हैं, अब मानते हैं एकदम। जी नहीं मेरे जहाँ मैं जॉब करता हूँ मेरे साथ एक MBBS डॉक्टर है, वो तो फैमिली कंसल्ट के लिए मेरे से संपर्क करते रहते हैं कि सर अब इनको क्या मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। हालांकि वो खुद बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, उनकी फैमिली मेंबर्स में जब कोई परेशानी हो जाती है वो अपना ट्रीटमेंट दे लेते हैं 2 दिन 3 दिन, उसके बाद जरूर कॉल करके पूछते हैं। फिर मैं उनको मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ और उनको उससे आराम भी आता है। जी सत्यमेव तो जयते। और बिल्कुल, और मैडम ये ज्वर जब पढ़ते हैं ना तो मुझे ज्वर पे, हम जब कॉलेज में पढ़ते तो एक बात है, वैसे तो मैं जो चैप्टर खत्म हो जाएगा जब बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं कई बार बोलता हूँ लेकिन बीच में रुक जाता हूँ कि इस ज्वर को जब हम पढ़ते थे कॉलेज में तो हम इसको, उस टाइम एक पिक्चर आई थी गदर एक प्रेम कथा, ऐसे ज्वर को हम एक प्रेम कथा बोलते थे कि ये जितना पढ़ते पढ़ते ही जाते थे ये पूरा ही नहीं होता था। लेकिन इसको पढ़ने से जिसने ज्वर चिकित्सा सीख ली, मैं ये मानता हूँ जिसने ज्वर चिकित्सा सीख ली, ज्वर के सिद्धांतों को सीख लिया, तो वो एक परफेक्ट आयुर्वेद चिकित्सक बन जाता है। उसकी चिकित्सा इतनी शार्प हो जाती है कि उसको आगे जो और बीमारियां होती है, रोग होते हैं, उनको ठीक करने में बहुत आसानी रहती है। इतना अच्छा चैप्टर, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने ज्वर को प्रथम अध्याय इसीलिए माना है। इसीलिए सर्वप्रथम जहां भी पढ़ते हैं तो ज्वर ही आता है। और चिकित्सा में, रोगों में, जैसे सर बार बार पूछते हैं कि उसके अंदर कभी ना कभी ज्वर मतलब बुखार रहा होगा, ज्वर की कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी, तो ये जो सर का जो सिद्धांत है वो पूरी तरह 100% सत्य उतरता है, यानी खरा है। इसमें जरा सी भी त्रुटि नहीं है कि 90% 80% रोगों में कभी ना कभी रोगी के अंदर ज्वर उत्पन्न हुआ होगा। और जब से हम बार बार उसकी केस हिस्ट्री लेते हैं, बार बार उससे पूछते हैं, तो वो कभी ना कभी अपने पूर्व में पिछले
उसमें बताता ही है कि सर मुझे इतने दिन ज्वर रहा, मैं इस प्रकार एडमिट भी रहा, उसके बाद मेरे अंदर ये उपद्रव रहे। तो वो उपद्रव अज्ञानतावश या पूर्ण चिकित्सा नहीं मिलने से या सही ढंग से औषध नहीं मिलने से उसके अंदर लगातार बना रहता है। और फिर उस जब तक उसकी संप्राप्ति भंग नहीं होती, जैसे सर कहते हैं कि उसकी संप्राप्ति बनने में 10 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, तो ये सही है। जब तक संप्राप्ति भंग नहीं होगी तब तक वो रोग से जो रोगी है वो पूर्णतः मुक्त नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ उसका उपद्रव स्वरूप विद्यमान रहता है। सर यही कहना चाहूंगा जी। कल जैसे वो सर ने बताया ना कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डिमाइलिनेटिंग डिजीज है, वो ऐसे नहीं है, पहले ज्वर हुआ है लेकिन वो कौन सा ज्वर है वो केस टेकिंग से समझ आएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक नहीं हो पा रहे तो क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि चिकित्सा वैसे नहीं की, केवल मसाज करके तेल का मसाज से नहीं होगा वो ठीक। केवल वो वात व्याधि नहीं है, उसमें और भी पहले बीमारियां हुई है। जी हाँ सर, आ जाएगा तो आज उसको और अच्छे से समझने का प्रयास हाँ, वही करेंगे तो। आपके निर्देश में। जितने बड़े बड़े ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, मोटर न्यूरॉन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, उसमें पहले कुछ ना कुछ हुआ रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वैद्य जी। इटियोलॉजी अगर देखते हैं तो पूर्व जो व्रत लेते हैं पेशेंट्स का, और ये केवल आयुर्वेद ही बता सकता है, एलोपैथी में ये सब है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये सब का। वैद्य रवि कुमार सिंह सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रवि जी, आप बताइए सर। हाँ सर, प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए। जी सर, आपसे जो है सीख के हम लोग कुछ काफी नए नए अनुभव हो रहे हैं सर जो है, जी और पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया सर जो है। जी ज्वर के भी अब हम लोग के पास पेशेंट जो आ रहे हैं सर जो है, तो जो नवीन ज्वर है सर हम लोग लंघन कराते हैं और बहुत फास्ट रिस्पांस आता है सर। जी और जैसे अपने घर में ही सर हमने, मेरी श्रीमती जी को फीवर आया और उस समय संयोग से सर मेरे पास संजीवनी बटी पड़ी थी, जी और मैं समझता हूँ एक गोली देने के बाद ही सर सवेरे तक फीवर खत्म हो गया, जी और हल्का से उनको लंघन कराया मैंने सर जो है। जी। तो अभी सर पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि सर जो है अपने सिद्धांत कितने बढ़िया हैं। और दूसरा बात है कि एलोपैथी के साइंस में आप देखेंगे ना, वो बोलते हैं कि एम्प्टी स्टमक मत रहो, एम्प्टी स्टमक हाँ मत जी रहो। जी जी, वो अपोजिट ही बिल्कुल चीज क्यों बताते हैं आयुर्वेद के? जी जी। एम्प्टी इवन स्टमक सर मत रहोने से उसे इन्फेक्शन फैलेगा, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है उनका? वैद्य जी वो नरिशमेंट के लिए बोलते हैं, और दूसरा जो उनकी एंटीबायोटिक चलती है वो अगर खाली पेट खा ली तो पेशेंट बिल्कुल मरासू हो जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं खूब नरिशमेंट लो, खूब बढ़िया पनीर खाओ, सुबह चने खाओ, स्प्राउट्स खाओ, और पेशेंट को कोई भी व्याधि हो तो तुरंत पहले वो न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं कि ये इससे न्यूट्रिशन मिलेगा। ये नहीं देखते कि शरीर में अग्नि जड़ता रही है तो पनीर से और जड़ता आएगी, या मतलब वो दोष वात क्या है, पित्त है या कफ है, क्या है, चाय पिलाओ उसको, गर्म ये दो, गर्म सूप दे दो, कुछ भी वो खिलाते पिलाते हैं तो उससे जो है वो बिल्कुल एकदम बिगड़ जाता है केस। और उनका फायदे कॉन्सेप्ट ही नहीं है नुकसान हो विरुद्ध जाता है। धन का, विरुद्ध धन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ। नहीं जी सर, उनका उनका आम का एक ये कंसेप्ट है सही नहीं कि सर। जी सर, जितनी भी एंटीबायोटिक्स है या हैवी पेन किलर्स है, तो ये क्या है कि एक तो जीआई अपसेट कर देती है, साथ में सर इनको बॉडी में क्या ग्लूकोज लेवल चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए। जैसे अभी वो टैबलेट आती है मलेरिया की, कुनिन टैबलेट आती है, तो उसमें भी सर बिना खाना खिलाए अगर किसी को टैबलेट दे दी, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में 4-4 टैबलेट एक साथ देते हैं या 2-2 टैबलेट एक साथ देते हैं, तो उससे क्या है कि बॉडी को इतनी ग्लूकोज एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर आपने उसको कभी किसी पेशेंट ने गलती से बिना खाना खाए ले ली तो उसको कानों में बहरापन, बहुत जबरदस्त हेडेक, ऐसे कई सिम्टम्स हमारे पास आते हैं सर। जब मैं गवर्नमेंट पीएससी पे था तब मैंने सिम्टम्स देखे थे कि वहाँ जैसे जो मेरे पड़ोस में साथी चिकित्सक रहते थे तो वो खिला देते थे कुनीन की टैबलेट, 4-4 एक साथ दे देते थे। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में था कि भाई ये मलेरिया जोन है, हर पेशेंट को आप दो, क्योंकि वो तो यही मान के चलते हैं कि ज्वर होगा तो या तो मलेरिया होगा या टाइफाइड फीवर होगा, तो दोनों के हिसाब से उसको जरूर प्रेस्क्राइब करते हैं पैरासिटामोल के साथ। तो वहाँ ये सिम्टम्स देखा जाता है कि वो पेशेंट को साफ साफ हिदायत दी जाती है कि बिना खाना खाए और 1 गिलास दूध में 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी डाल के ही ये टैबलेट लेनी है, क्योंकि उससे बॉडी का ग्लूकोज लेवल एक साथ ही डाउन होता है और बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं किसी किसी पेशेंट में। तो इसलिए ये खाना खिला के या फिर
ऐसी जो मैम बता रही है हैवी डाइट्स पनीर वगैरह है, ऐसी डाइट्स खिला के ही देते हैं। ये भी एक इसमें एक कारण हो सकता है कि वो खाली पेट मेडिसिन नहीं देते। इनसे जीआई अपसेट तो जरूर होता है, ये तो फैक्ट है सर। सर आपने सड़क पानी दिया था क्या? नहीं मैडम, मैं तो बेटे को क्या है कि ज्यादातर हम कोष्ण जल देते हैं, जैसे गर्म करके बोतल में पानी रख लेते हैं और उसमें से आधा आधा कप या दो, जितना ही उसकी इच्छा होती है, बीच बीच में उसको घंटे आधे घंटे में पूछते रहते हैं, तो वो बोलता है जब अपनी इच्छा अनुसार 2 चम्मच 4 चम्मच ऐसे ले लेता है। सडन पानी तो या मतलब कभी तैयार नहीं किया। वैसे शुंठी सिद्ध जल जरूर मैंने बीच में कभी 1-2 बार जैसे कोरोना काल में कोविड पीरियड में यूज लेता था। बाकी मैक्सिमम 90% या 99% तो हम क्या है कि कोष्ण जल का ही सेवन कराते हैं। वो इजीली तैयार हो जाता है और हालांकि शुंठी सिद्ध जल भी तैयार हो जाता है, लेकिन उष्ण जल ही पर्याप्त रहता है। जैसे उसको अच्छी तरह उबाल के ठंडा करके सर मतलब थोड़ा सा रख के गर्म ही रखते हैं और बीच बीच में उसी को पिलाते रहते हैं, तो उससे क्या है कि अच्छी रिकवरी आती है। मतलब जैसे सर जो जल है उसका 1/3 भाग उड़ा के उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करके अगर आप पिलाते हैं, शास्त्रोक्त है कि तो भी मतलब फर्क अच्छा पड़ता है। और इसमें जैसे हम मैडम शडंग पानी के लिए कह रही हैं, तो वो भी मतलब आपका खैर अपना अपना अनुभव है, लेकिन जैसे 4 गिलास पानी दिया और 3 गिलास छोड़ दिया, और उसमें जो ये शडंग पानी है उसको फांड के रूप में बना के रख दिया, 2-2 चम्मच दिन भर पिलाया नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्योंकि पित्त अगर एग्रीवेटेड है तो ये मतलब बहुत बढ़िया काम करता है सर। जैसे उसी तरह कफज व्याधि में 1/4 कर दिया जल को, और उसको लेकिन कोष में करके दे दिया। वात में भी ऐसे कोष में करके दे दिया, और पित्त में शरीर पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी 2-2 चम्मच पिलाते हैं तो बहुत अच्छा फर्क पड़ता है जी। नहीं मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है, सिद्धांत तो यही कहता है, लेकिन क्या है कि न तो पेशेंट को इतना धैर्य रहता है, न पेशेंट के अटेंडेंट को इतना धैर्य रहता है कि इतना ज्यादा कर पाए। तो अब तो साधारण क्या है कि अगर उष्ण जल भी अगर रखा जाए ना तो भी लाभ करता है। और मैं तो पेशेंट को क्या है कि 24 आवर्स हो जाता है ना पचने में। जैसे लंगन जहाँ भी कराना आता है उसके साथ उष्ण जल का सेवन, अभी जैसे इस सर्दियों में भी आ रहे हैं और ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो गर्म जल तो उनको नियमित ही सेवन कराया जाता है। और एक जो सिद्धांत है कि कई लोग क्या है कि जैसे पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं टीवी चैनल्स पे या आसपास में लोग कहते हैं कि गर्म जल पिया कर, तो कई गर्म जल भी इतना पीते हैं कि उसकी अति अम्बुपान हो जाता है। हालांकि जल तो गर्म ही पी रहे हैं, लेकिन उसकी मात्रा अधिक लेने से भी किसी में अग्निमांद हो जाता है। तो वहां भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है। अपन जैसे पेशेंट को बोल देते हैं कि भाई गर्म जल पीना चाहिए, तो उसकी वो आवृत्ति बढ़ा देते हैं। तो वहां भी फिर पेशेंट को थोड़ा समझा के रखाना जाता है भाई इतनी मात्रा में पीना चाहिए कि जितनी आवश्यकता हो। अभी जैसे कई बार आते हैं पेशेंट तो बोलते हैं कि सर मैं मॉर्निंग में पूरा मतलब 4 गिलास गर्म पानी पीता हूँ फिर भी मेरा पेट साफ नहीं हो रहा। तो वहां भी वो क्या है कि जैसे सिद्धांतों के विपरीत हो गया। अब 4 गिलास पानी तो मान के चलो कि 500-600 ml पानी हो जाएगा, मिलीलीटर पानी हो जाता है। आधा लीटर से 1 लीटर होता है 4 गिलास में। तो वो भी एक अग्निमांद का ही कारण होता है। जब सुबह ही अग्निमांद हो जाती है तो बाद में तो दिन भर पूरा नुकसान नहीं करता है, वो आम का ही बढ़ोतरी करता है, न कि आम के पाचन में मदद करेगा। तो वहां भी फिर पेशेंट को डाइवर्ट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है भाई इतना ही जल पीना चाहिए, 1 गिलास या आधा गिलास, ज्यादा नहीं। जी जी जी। एक डॉक्टर पुनीत अग्निहोत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर अभी जो चर्चा चल रही थी, नमस्ते सर जी प्रणाम, अभी बताइए। अभी जो चर्चा चल रही थी एलोपैथी में लंघन क्यों नहीं मानते सर, मेरा एक ऐसा मानना है कि सर अपने यहाँ पर जो निज और आगंतुक चिकित्सा का जो कंसेप्ट है, मुझे लगता है एलोपैथी में निज चिकित्सा का कंसेप्ट बहुत कम है। वो सारे रोगों को वो वायरस बैक्टीरिया आगंतुक ही मानते हैं। तो अपने यहाँ पर जो आम और लंघन का जो प्रावधान बताया है वो एलोपैथी का सिद्धांत ही नहीं है, इसीलिए वो खाली पेट नहीं रखते मरीजों को, कहते हैं कि आप खाना खाइए। जैसे डायबिटीज में भी वो यही कहते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दीजिए, क्वांटिटी कम कर दीजिए, और तो उससे आम बढ़ती है और मरीज का कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाता है। तो ये उनके सिद्धांत में नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है कि आगंतुक रोग ज्यादा है उनके यहाँ पर, निज रोगों का कंसेप्ट वहां पर बहुत कम है जी। ये मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ना चाहता था जो चर्चा पूर्व चल रही थी उसमें। जी
आपने बहुत अच्छा मेन पॉइंट बताया आपने, यही डिफरेंस तो है जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। कामिनी मैम भी आई हैं, वंदना मैम भी आई हैं जी। एक यादव जी कुछ बोलना चाहते हैं। डॉक्टर यादव जी कुछ बोलेंगे आप? जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए। हाँ, आपकी आवाज नहीं आई तो लगा कि नमस्ते सर। हाँ यादव जी आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? यादव जी, सूर्यांश सूरज यादव जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जी सर। हाँ बताइए। सर जी जी सर जी सर जी सर। सर मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ सर, BMS फाइनल ईयर। अच्छा बताइए ना। सर मुझे क्या कहते हैं कम से कम 10-11 साल से परेशानी है, पेट की बहुत परेशानी रहती है। क्या परेशानी है? सर मुझे क्या कहते हैं अभी एलोपैथी डॉक्टर को मैंने दिखाया तो सर मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बताते हैं सर वो। अच्छा, तो क्या तकलीफ सर क्या हो ऐसा रही है? होता है सर, कभी कभी तो कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी कभी लूज मोशन रहता है सर, और सर पेट सर बढ़ने से आप अपना वीडियो ऑन कर पेट सकते बढ़ता हैं रहा क्या? है और हाथ पैर से पतले होते जा रहे हैं, एकदम वीकनेस रहती है बहुत ज्यादा सर, और कुछ भी खाया पिया हजम नहीं होता है। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? हमें आपको देखने का मन कर रहा है। ओके सर। वीडियो ऑन करिए। जी 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 सर। जी चिरत नका जाऊ ते हे चिरले आहे ना, एक असं मिनट नाही में आपको करायचं, हाताला लागेल ना मग ते खिचताना. थोड़ा मराठी में मत बोलिए डॉक्टर वरती लता साखर जी। काढले ना तसंच कोई तो खिचायचं, मग मराठी तुम्हाला में बोल रहा है। धरायला जागा कुठं आहे? हो ना, मग तुम्हाला खिचताना हाँ, आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है और कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, सब बताइए डिटेल में। वीडियो ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो ऑन करिए। ऑडियो बंद हो गया। ये सर मुझे सन 2011-12 से दिक्कत है। जी जी सर, मुझे सर ये 2011-12 से दिक्कत है। तो कैसे, पहले कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ ऐसा था? हुआ था सर, शुरू में मुझे क्या कहते हैं जॉन्डिस हुआ था, पीलिया हुआ था, तो मुझे सर ऐसा हुआ था, मैंने ड्रिंक कर ली थी सर, ओवर ड्रिंक कर ली थी। अच्छा तो उसके बाद सर मुझे 3 दिन बाद फीवर आ गया, बहुत तेज, बहुत ज्यादा फीवर आया। जी फिर सर मैं एलोपैथ डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे देखा, चेकअप करवाया, तो उसमें क्या कहते हैं पीलिया आया था। जी उसके बाद उन्होंने सर मुझे 7 दिन की दवाई दी, जी मैं एकदम ठीक हो गया बिल्कुल, कोई जी परेशानी ना। उन्होंने बोला दवाई और लेना, फिर मैंने 7 दिन के बाद दवाई ना ली सर। जी उसके बाद सर क्या है, तला हुआ खाना पीना शुरू हो गया, और उसके सर 7-8 दिन बाद सेम वही दिक्कत हुई, फिर से पीलिया हो गया, और क्या कहते हैं सर फिर पेट में गैस बनना, और जब गैस बनती है सर पूरी इसमें छाती में बहुत ज्यादा दर्द होता है सर, ऐसे ऐसे चलाओ हाथ पे चलाओ तो फिर वो जकड़ जाता है सर। जी और तब से आज तक सर मैंने बहुत ज्यादा दिखा ली, क्या कहते हैं एलोपैथ डॉक्टरों को भी, और यहाँ अपनी कॉलेज में भी दिखाया है, तो सर आराम नहीं मिल रहा। आप कहाँ पढ़ते हैं, कौन से कॉलेज में? ऑडियो ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा। सर मैं यूपी क्या कहते हैं कासगंज कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ। जी आपकी जो बीमारी है ना, कासगंज कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यूपी। जी आपका जो बीमारी है ना, इसको ग्रहणी रोग बोलते हैं। तो जी ठीक है, सर। तो ग्रहणी रोग का चिकित्सा करना पड़ेगा। मोहरबद्धम मोहर द्रवम, मल प्रवृत्ति हो जी रही सर। है जी सर। और यकृत की दुष्टि हुई है आपकी पूरी, क्योंकि आपका ये पीलिया हुआ था ना पहले। उस टाइम पे बिलिरुबिन बिलिवेट्रिन कितना था वैल्यू? ऑडियो जी ऑडियो नहीं सर। आ रहा, ऑडियो नहीं आ रहा। सर ये तो याद नहीं रहा सर, SGPT SGOT हर समय कितना हुआ था? सर बिलिरुबिन तो सर अब पता नहीं कितना रहा, मगर अब बढ़ा रहता है हर समय सर, और SGPT SGOT बढ़े रहते हैं हर समय। और आप जो खाते हैं वो भूख लगने पे खाते हैं कि मतलब टाइम हो गया इसलिए सर खाते ये क्या कहते हैं 2-3 पॉइंट बढ़े रहते हैं SGPT SGOT। हैं? जी आपको भूख लगती है तब खाना खाते हैं कि अपने आप खाना खाते हैं, मतलब सर टाइम टाइम हो होने जाता पे? है इसलिए खाना पड़ता है, क्योंकि फिर इधर उधर से हॉस्टल। जी मतलब भूख नहीं लगती आपको तेज? सर टाइम होने पे खाना खाते हैं सर। हाँ देखिए, अग्निमंद भी है आपका और पूरी ग्रहणी कला जो है आपका। कभी कभी सर बहुत तेज भूख लगती है,
बहुत ज्यादा, कभी कभी भूख ही ना लगती है बिल्कुल भी, खाओ या ना खाओ। विषम अग्नि है आपका। जी जी सर। हाँ, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ना आपका पहले का रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप करके दिखाइए, तो मैं आपको बता पाऊंगा। आपके पास मेरा नंबर है क्या? मैं आपको यहाँ चैट बॉक्स में दे देता हूँ। आप लोग में से किसी को इनका केस में कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सभी वैद्य लोग कुछ, हाँ, ग्रहणी रोग का केस है। आपको पित्त का तकलीफ होता है क्या? हाइपर एसिडिटी होता है क्या? कि पेट फूला फूला लगता है? ऑडियो ऑडियो नहीं आ रहा। जी सर, इतना ना होता, कभी कभी हाँ पेट फूला फूला रहता है सर, ये खट्टी डकार। जी सर एसिडिटी खट्टी डकार ना आती है सर, मगर पेट तो फूला फूला सा रहता है सर। जी, आधवान रहता है। देखिए चैट बॉक्स में मेरा नंबर है, आप देखिए, आपको दिख रहा है चैट बॉक्स में, डॉक्टर अरविंद पाठक। जी जी सर। हाँ, अगर आप रिपोर्ट मुझे भेजिए या ग्रुप में अगर आप है तो ग्रुप में भेज दीजिए, फिर मैं बता दूंगा कि क्या करना है। ऐसे इनके केस में हमें यकृत पे काम करना पड़ेगा, परपटिकल काम करना पड़ेगा, और आम पाचन करना पड़ेगा, और ग्रहणी कला को रीजनरेट करने की सारी दवाइयां देनी पड़ेगी, तब ये ठीक हो जाएंगे। जी, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर देवराज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर देवराज जी। जी, मेरे पेशेंट को भी सर ड्रिंक करने के बाद फीवर आ गया था सर, तो एसिडिटी है सर, इसलिए मैंने किया। जी, ऐसा क्यों है? क्या ग्रहणी कला से फीवर है? जी सर, ड्रिंक करने के बाद वो मेरे पेशेंट को ड्रिंक फीवर आ करने गया के बाद, ड्रिंक करने के बाद तो पित्त की दृष्टि होती है ना सर? जी जी जी। और ज्वर तो पित्त के वजह से होता है, तो पित्त ज्वर रहा होगा सर। हाँ, पित्त ज्वर होगा। जी, इसमें डॉक्टर मोनिका जी, आप इनका कोई चिकित्सा बता सकती हैं क्या? यादव जी का चिकित्सा मोनिका जी बताएंगी तो अच्छा रहेगा, हम सुनना चाहते हैं। नहीं सर, बिल्कुल आपने ठीक बोला सर, जैसे कि वो ग्रहणी कला पे काम करना पड़ेगा सर इनका, और साथ में आम पाचन तो ऑब्वियसली सर, लेकिन अभी ये है कि ये इनकी विषमाग्नि है, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत स्ट्रॉन्ग आम पाचन भी नहीं दे सकते। तो आरोग्यवर्धनी सर मेरे को लगता है ड्रग ऑफ चॉइस इसमें होनी चाहिए, क्योंकि कुटकी है, लीवर पे भी काम करेगी और आम पाचन भी करेगी। हाँ, और सर उसके साथ हम ये पटोल कटु रोहिणी आदि के शाय वगैरह सर, एक बार इनका थोड़ा सेटल हो जाए तो उसके बाद वो शुरू कर सकते हैं सर। हाँ, और इनका जो और परपटी कल्पना, हाँ परपटी कल्पना कल्पना से लगेगी, बिल्कुल सर बिल्कुल। जी। और वंदना मैम, आप बताइए क्या चिकित्सा दे सकते हैं? सभी लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग का भी हम सुनना चाहते हैं। वंदना मैम, आप कैसे ठीक करेंगे इनको, यादव जी को? जी वो बिल्कुल मोनिका मैम जैसे बता रही थी कि आरोग्यवर्धनी से इसमें स्टार्ट करेंगे। इनका लिवर भी इन्वॉल्व है, और आरोग्यवर्धनी से दीपन पाचन करके उसके बाद ग्रहणी कला दृष्टि के ऊपर कार्य करेंगे। और परपट्टी का जैसा आप बता रहे थे वो श्रेष्ठ है, और इनको अपना आहार बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। हाँ, और किसी को कुछ चिकित्सा बताने तो बताइए। सोनी सर, आप बताइए सर। हाँ सर, सबसे पहले मेरे मतलब कि मैं जो सोचता हूँ, इनको 3 दिन लंघन करते हुए जी केवल छाछ पे मतलब तकर पे रहे जी, और एक अविपत्ति का चूर्ण साथ में ले लें, तो ये मतलब कि इनका एक माइल्ड वेरिएशन टाइप हो जाएगा, माइल्ड वेरिएशन भी हो जाएगा। और उसके बाद अपन परपटी कल्प और जो मेडिसिन है वो चालू करें तो इनको रिजल्ट ज्यादा बेटर आ सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो जो अंदर अनवांटेड चीज है वो निकल जाए बचकर, और केवल छाछ पे रहे सर। ये दूध बिल्कुल बंद कर दें, दूध पनीर वगैरह, दूध ये चीजें जी, ये है सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है इसमें तो बताइए। सब लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और आप लोग के पास देखिए केस भी आ गया, सारा पता भी चल गया संप्राप्ति, तो चिकित्सा आप लोग बता सकते हैं। डॉक्टर पूजा जी, प्रशांत भट्ट जी, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। डॉक्टर मनोज जी, माधुरी जादव जी, नवजोत कौर जी। सर गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। हाँ बताइए। इसमें रस और रक्त पाचक भी देना चाहिए, वो यकृत जी पाचक योग है जी, क्योंकि उसमें है ही पटोल इंद्र कुटकी, आम का पचन भी करेगा, यकृत को भी शुद्ध करेगा। हाँ सर प्रणाम सर।
हाँ प्रणाम सर, डॉक्टर अरविंद सरोज जी बताइए। जी सर। सर इसमें पहले अरंड तेल से सर विरेचन करा सकते हैं सर, उसके बाद बाकी चिकित्सा करें तो सर कैसा रहेगा? हाँ पूरा कोष्ठ शुद्धि करके तब करें, आपने बहुत अच्छा बताया सर। जी सर। सर ठीक है। हाँ वैद्य गरिमा गुप्ता जी आप बताइए क्या चिकित्सा दे सकते हैं? सर इसमें जो है आरोग्यवर्धिनी वटी तो चलेगी और जी बाकी जो है पंचामृत परपट्टी भी चलेगी, लेकिन सर अगर इसमें माखा मुस्ता और जो है पुनर्नवा मिला के इसको इनको सुबह को अगर काढ़ा दिया जाए तो वो भी सर अच्छा काम करेगी, क्योंकि जो है वो उसमें जो भृंगराज है वो लीवर पे वर्क कर देगा और जो मुस्ता है उससे आम पाचन हो जाएगा और पुनर्नवा जो है उससे दोष निकल जाएंगे। जी बहुत बढ़िया बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, मैं सभी को बुला रहा हूँ, आप सब श्रेष्ठ। मेरा एक सवाल है। जी सर। जी प्रॉपर्टी में सर पंचामृत प्रॉपर्टी या ताम्र प्रॉपर्टी क्या चॉइस रहेगा? अब दोनों रहे, ताम्र परपटी तो यकृत को उत्तेजना देगा, पंचामृत परपटी बल देगा। जी 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 तो दोनों दे सकते हैं मिला के सर जो है? दोनों मिला के दे सकते हैं, एक दे सकते हैं। जी जी ठीक है जी और सर मेरा डॉक्टर इसमें सरोज प्रणाम देसाई। सर। हाँ मीनल गुप्ता जी आप बताइए मैम। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन पहले पूछूंगी जरा आपसे कि सर हमें पंचामृत परपटी शुरू करने से पहले या फिर ट्रीटमेंट में वातज ग्रहणी है या पित्तज ग्रहणी है या कफज ग्रहणी है, उसके अकॉर्डिंग बस्ती पहले लेनी चाहिए या फिर विरेचन पहले लेना चाहिए? वातज पहले ग्रहणी है आम पाचन तो करें तब ना बस्ती दें। तो हमें सबसे पहले आम पाचन पे ही ध्यान देना चाहिए, उसके बाद अगर शोधन प्रक्रिया लेते हैं तो हमें वातज ग्रहणी में वस्ती पहले लेते हैं अभी या फिर देखिए कभी भी पंचकर्म में पहले वमन बताया, फिर विरेचन बताया, फिर बस्ती बताया, तो यहाँ पर हम बस्ती क्या देंगे? तेल का बस्ती बोलेंगे आप? नहीं, आम पाचन करती है। इसी चीज मैंने आपको बताया था, कल एक पेशेंट के बारे में डिस्कस किया था कि उसमें हम पिच्छा बस्ती दे या फिर वो तकरीबी तो आपका पेशेंट अलग है, यहाँ पे क्या है, पहले कामला हुआ है उसके बाद में ग्रहणी हुआ है, तो ये केस में बताइए। वो आपका बात सही है, वहां पे वो केस में आईबीएस का जो केस है, यहाँ पे यकृत दुष्टि है, तो आपके हिसाब से पहले क्या करना चाहिए? स्टेप तो सर वही चलते हैं। सबसे पहले आम पाचन करना होता है, आम पाचन की ड्रग चूज करके, जो भी आम पाचन ड्रग है, जैसे कि आम पाचन वटी ले या आरोग्यवर्धनी ले, वो लेने के बाद में हमें अपने उसके स्तंभक औषधियां या फिर पंचामृत परपटी है जो वो एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पेशेंट को अतिसार हो रहा है ना, वो आगे की कंडीशन है कि मतलब बार बार लूज मोशन हो रहा है, तब वहां पे हम ये दे सकते हैं पिच्छा बस्ती, ठीक है। यहाँ पर इनको बार बार लूज मोशन नहीं हो रहा है, इनको मूर्धबद्धम मूर्धर्वम मल प्रवृत्ति हो रही है। तो इनको भी 3-4 बार जाने कैसे को हो रहा है और उसमें कभी बंधा हुआ मल हो रहा है और कभी बंधा हुआ मल नहीं हो रहा है, ये कंडीशन है। बस्ती भी ट्रीटमेंट है, कोष्ठ शुद्धि होगा, लेकिन पिच्छा बस्ती मुझे सही नहीं लग रहा अभी पिच्छा बस्ती ना देके हम लोग कुछ और दे सकते हैं ना। पिच्छा बस्ती तो वहां ये करता है, मतलब पित्तता से शालन कार्य करता है, जहां पर मैं वो पूछ रही थी, म्यूकस होता है, मतलब प्रवाहिका जैसे कंडीशन होते हैं, सिगमेंट कोलन में छिल गया है, ब्लड आ रहा है, वहां पे पिच्छा बस्ती हील करता है। अब इनको ऐसे जख्म वखम नहीं है कि पूरी ग्रहणी कला दूषित है, आम संचिति बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो हम सबसे पहला स्टेप जो है वो आम पाचन और ये जो सब लोगों ने बताया कि एरंड तेल दें, अविपत्तिकर चूर्ण दें, इससे कोष्ठ शुद्धि करा के तब परपटी कर दे, आरोग्यवर्धनी दे। हम वही सर समझा रहे हैं कि पहले हमें विरेचन के द्वारा कोष्ठ शुद्धि कर लेनी चाहिए, उसके बाद फिर हमें पंचामृत परपटी का कल्प शुरू करना चाहिए ना। जी जी यस सर, बस सर यही पूछ रही थी मैं। हाँ ये तो चिकित्सा आपने श्रेष्ठ बताया। और बताइए किसी को कुछ और बताना है तो डॉक्टर सरोज देसाई जी आप बताइए। प्रणाम सर। हाँ सर विश्वनाथ जी आप बताइए। सर आमपाचकवटी, रक्तपाचकवटी एंड एरंड भ्रष्ट हरित की नित्य विरेचन के लिए और ग्रहणी कपाट रस दे सकते हैं। जी जी बहुत बढ़िया बताया आपने। हेलो प्रणाम सर। हाँ आप बताइए क्या दे सकते हैं? सर इस पेशेंट में पहले अगर मुझे लगेगा तो पहले मैं एक लघु वमन विरेचन से ट्रीटमेंट शुरू करके और उसके बाद सर पहले तो जो आम पाचन जो ग्रहणी में भी इसके कंटेंट्स आए हैं, जिसमें चंदन, मुस्सा, कुटज, धान्यक, ये जो कॉम्बिनेशन है ये सारे आम का पाचन भी करेंगे और ग्रहणी पे भी जाते हैं, तो इसलिए उससे पाचन करूंगी। और क्योंकि इसमें बीच बीच में अग्निमांद भी है तो सर इसमें मतलब
पंचकोल चूर्ण या आम पचकवती जैसे अगर आती है, या पंचकोल चूर्ण पर्टिकुलरली, जिससे थोड़ी सी अग्नि उनकी बढ़े, तो फिर पहले अग्नि पे कार्य करेंगे। और उसके बाद फिर ड्रग्स में अगर देखा जाए तो भूनिंदादि चूर्ण है, पटोलादि चूर्ण है, जो गृहिणी में बताया गया, पित्त गृहिणी में कहीं ना कहीं पित्त से रिलेटेड डिसऑर्डर है, और वात पित्त ज्वर का फांड एक उपयोग करूंगी, ताकि थोड़ा सा अगर ऐसे कुछ रिलेटेड सिम्टम है तो वो कम हो जाए। और महापित्त घृत का इसमें अग्नि दीपन होने के बाद यूज करूंगी सर, ताकि थोड़ा सा मतलब जो गृहिणी कला में जो भी डिफॉर्मिटीज आई हैं वो थोड़ा सा ठीक हो सके। और उसके बाद सर एक कंटिन्यू विरेचन, मतलब सामने विरेचन कंटिन्यू रखूंगी। जी सर। बहुत बढ़िया आकांक्षा मैम, आप वॉकिंग कर रही हैं क्या? जी सर। कहाँ पर हैं? आप मॉर्निंग वॉक करते करते बता दी चिकित्सा। जी सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। भट्ट जी आप बताइए, नवजोत कौर मैम आप बताइए, आप ट्राई तो करिए, बहुत अच्छा बताएंगे आप लोग। हाँ सर, प्रणाम सर, गुड हाँ मॉर्निंग। जी बताइए, गुड मॉर्निंग, आप बताइए चिकित्सा। सर इसमें जो आम पाचक बट्टी, आरोग्यवर्धिनी बट्टी के साथ में जैसे उन्होंने बताया था कि उनको गैस और पेट फूलना और आत्मान है, तो उसके लिए अपन इनको जैसे आबेपत्ती का चूर्ण है या सूद शेखर कामदुदा कपर्दक का फॉर्म जो बता रहे थे आप कल, है ना, वो सब भी दे सकते हैं इनके लिए। जी। और कुर्जा रिस्ट भी चालू कर सकते हैं सर इनके लिए। जी हाँ, और कुटिजा रिस्ट लेकिन कम देना पड़ेगा, नहीं तो मल और कॉन्स्टिपेशन होने का डर रहता है। हाँ सर, कम मात्रा में दे सकते हैं। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। देखिए कितना सर, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ सर। हाँ सर। इसमें पहले इसका निदान प्रवचन कराइए। इस बच्चे को ये पूछना पड़ेगा कि अल्कोहल इंटेक इसने बंद किया कि नहीं किया पहले। यादव जी आपने अल्कोहल लेना बंद किया है क्या? जी सर, अभी नहीं किया सर, कभी कभी ले लेता हूँ। बस सर, पहले तो इसका निदान प्रवचन कराइए सबसे पहले। जब तक निदान प्रवचन ये नहीं करेगा तब तक ये कभी ठीक नहीं हो सकता। अल्कोहल इंटेक पहले बिल्कुल टोटली स्टॉप। 2 टाइम इसको खाना खाना है, मैदा बुरी तरह से अवॉइड करे, ये मैदे वाली चीजें बिल्कुल ना ले। तो उसके बाद सर फिर जो चिकित्सा बता रहे हैं वो आप करेंगे तो इसको बहुत अच्छा फायदा होगा। मेरे हिसाब से इसको लंघन पाचन दीपन देने के बाद इसको पंचकोल चूर्ण, बिलवादी चूर्ण जो भंगा युक्त आता है, और साथ में पंचामृत प्रपट्टी, जीरक, भ्रष्ट जीरक, इसको टक्कर के साथ सुबह शाम सेवन कराइए। क्योंकि अभी ये परपटी कल्प ये स्टूडेंट है, हॉस्टल में रहता है, तो मुझे लगता है ये कल्प चिकित्सा भी ले नहीं पाएगा, क्योंकि उस तरह से इसको आहार विहार मिल नहीं पाएगा इस बच्चे को। जी। तो सबसे पहले निदान प्रवचन करना पड़ेगा। इसको 11 से प्रॉब्लम है। और ये देखिए अल्कोहल पीने से ही हुआ है, इतने कम उम्र में शराब नहीं की सर, आदत हो गई। सर इसमें चिकित्सकों का दोष नहीं है, इसमें कुछ दोष इसका भी है। प्रज्ञा अपराध है सर ये। जब 11 से इनको मालूम है कि मुझे अल्कोहल इंटेक हेपेटाइटिस हुआ है, तो आज 21-22 हो गई, तब तक आपने अल्कोहल बंद ही नहीं किया, तो फिर कैसे ठीक हो पाएगा? जी। और ये परेशान परेशान लग रहे हैं, ये डिप्रेसिव स्टेट में है क्या? डिप्रेशन में भी है क्या यादव जी आप? आपको स्ट्रेस बहुत है क्या? सर थोड़ा नहीं है सर, मगर थोड़ा स्ट्रेस रहता है सर। डिप्रेशन तो नहीं कह सकते, स्ट्रेस थोड़ा रहता है सर। जी। सर इसमें बिलाजिल रहता है सर। बिलाजिल का भी काम हो जाएगा। और बिलाजिल और फल्ट्रिक आदि गुगुल, क्योंकि यकृत पे दृष्टि गई है, तो अगर आरोग्यवर्धन के साथ फल्ट्रिक आदि गुगुल भी साथ में यूज करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन अल्कोहल बंद करना बहुत जरूरी है, नहीं जी तो बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सेरोसिस हो जाएगा तो क्या करेंगे? वो कितना दिन तक सस्टेन करेगा बॉडी? जी हाँ, अनुरिता जी कुछ बोलना चाहती है तो बोल सकती है। सर इनका जो भी है लेफ्टी, अगर ये बता रहे हैं कि रेंज्ड है, डीरेंज्ड है, तो इन्होंने सोनोग्राफी में हिपैटोमेगाली या सिरोटिक चेंजेस नहीं है ना, वो देखनी चाहिए। और बच्चा आप यादव सर, अगर आप बच्चे हैं और तब से अगर आपको तकलीफ है, अगर आप लाइफ में अच्छा रहना चाहते तो आप कितना भी ट्रीटमेंट लेंगे, जब तक निदान परिवर्जन नहीं करेंगे उसके साथ में आपको, क्योंकि आप बोल रहे कि आपके पैर और हाथ कम छोटे होते जा रहे हैं, तो ये रस रक्त दृष्टि आगे चल के मांस में को भी दूषित करेगी। तो इसकी वजह से सबसे पहले आपके खान पान चेंज करिए। आपके हॉस्टल में कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ तो भी आप बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो ला के सुबह का एक इंटेक रख सकते हैं और शाम का एक इंटेक रख सकते हैं, इन्होंने मैदा तो कहा बंद कि करके। बिना भूखे खाना मैंने खाते। हॉस्टल छोड़ दिया इसी वजह से। अब मैंने रूम ले रखा है, बाहर रह रहा हूँ अभी तो फिलहाल। तो अगर आपने रूम लेके रखा है सर, तो आप सिर्फ 2 दिन, जैसे ये बता रहे हैं सब लोग,
आप कोई भी एक अच्छी ट्रीटमेंट लाइन दीजिए, सब चीज आपकी, क्योंकि बेसिक आपको मालूम है आईबीएस एलोपैथी में कोई सॉल्व नहीं होता है। ओके, दूसरी चीज जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट बताया जा रहे सारे बहुत बढ़िया चिकित्सक है, उसकी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेके 7-7 दिन में 5-5 दिन में आप यहाँ पे फॉलोअप दीजिए। दूसरा, एक एरेंट तेल जो है अच्छी क्वालिटी का, उसको रोज रात को सोते समय जो भी है नाभि पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लगाइए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको अल्कोहल बंद करके इमीडिएटली, अगर विड्रॉल सिम्टम कुछ तकलीफ हो रहा होगा तो आप कोई भी द्राक्षारिष्ट है या फिर कुछ अच्छे अरिष्ट है, जीरक अरिष्ट है, जो आपका अग्नि दीपन भी कराएंगे और आपका जो भी एक क्रंच है वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन ड्रिंक टोटल बंद कर दीजिए यादव। ओके, क्योंकि अगर सिम्टम्स कोई ना, इतना वो नहीं है, मतलब कभी कभी हो जाता है। हाँ, फिर नहीं, कभी कभी आपको ऐसे समझिए कि आप जहर पी रहे हैं तो कितनी भी संजीवनी लगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। ये सब लोग आपकी अपनी टैलेंट से आपको जो भी ट्रीटमेंट बता रहे हैं, आपकी लिवर, आपकी परिस्थिति जो भी अभी 25 एज के अंदर है आप, तो इतनी जल्दी दृष्टि हो गई, आगे चल के ये बीमारियों में कन्वर्ट होगी। आप एक LFT, सोनोग्राफी और ये कराइए, जो भी यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया लिख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए और उसको शुरू करिए। और दूसरा चीज आप घर पे बना सकते हैं तो मूंग जो है उसका यूश 2-3 दिन आपको मूंग यूश, उसके बाद में आप मूंग दाल और गाय का घी डाल के खिचड़ी, जब आपको भूख लगने लगे तब तक गाय का घी मत डालिए। और जो छाछ बताया ना, उसको भी प्लेन छाछ लेने की बजाय उसको जीरा, अजवाइन और सेंधा नमक, ये 3 चीजों से हमेशा चौका देके फिर शुरू करिए। देखिए 7 दिन में आपको लघु जो भी बताया गया है वो लघु मतलब अपतर्पण जन्य जो भी आपका लघु संतर्पण जन्य जो आपका आहार रहेगा वो, मतलब आप रोटी सब्जी दाल चावल मत खाइए। मूंग दाल है, मूंग दाल की खिचड़ी है या लौकी है, इन 2-3 चीज का मैटर ही रखिए और आपका रूटीन करिए। रात को देर से मत सोइए। सबसे मेन 9 के बाद में बिल्कुल भी आपका मोबाइल वगैरह चालू मत रखिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं स्ट्रेस कुछ नहीं होता है सर, इट इज ओनली द कैपेसिटी टू टेक द टेंशन। तो वो कैपेसिटी बढ़ाइए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, विद इन 7 डेज आपको डिफरेंस नजर आएगा, फिर उसको कंटिन्यू करिए। ओके जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए इनके केस में। देखिए सभी लोगों को ओपनली मैं बुला रहा हूँ, अपना ज्ञान बढ़ाइए। जी हाँ सर, प्रणाम सर। सभी हाँ ने जी। बहुत अच्छी चिकित्सा बताई। इसमें सबसे पहले तो सद्य विरेचन, लंघन, दीपन, पाचन और निदान परिवर्जन करना ही पड़ेगा तो ही ठीक होगा, क्योंकि ड्रिंक्स थोड़ा भी एक भी बन गया तो वो पूरा ट्रीटमेंट को बिगाड़ ही देगा। इसीलिए निदान परिवर्तन को पहले ही करना पड़ेगा। और सिर्फ फल त्रिकादि कषाय का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसमें त्रिफला और कटुकी आता है। तो ये सब ट्रीटमेंट तो बाद में फिर परपटी कल्पना वो सब बाद में लेना पड़ेगा। पहले तो उसको सद्य विरेचन, लंघन, दीपन, पाचन। और सर गृहिणी में तो वो पंचामृत परपटी है, भ्रूष्ट जीरक सर ने बताया, और सर पिपली चूर्ण का एक योग बताया है, तो वो भी उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और सर कुछ अरिष्ट भी देना चाहिए उसको, द्राक्षारिष्ट या कुटजारिष्ट। द्राक्षारिष्ट का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सर तक्र पीना चाहिए उसको। और मैडम ने बताया कि ध्रुत कल्पना, वो भी सर बाद में उसको ध्रुत भी देना चाहिए। पहले तो ये 7-10 दिन ये करने के बाद में ही ध्रुत और परपटी कल्पना सब आपने बहुत बढ़िया बताया, प्राउड ऑफ यू। सभी लोग ने कितना बढ़िया बताया। और ये केस भी समझना बहुत जरूरी है कि आजकल ये बच्चों में हो रहा है अल्कोहल पीना। पहले के जमाने में शराब की तरफ लोग देखते भी नहीं थे, और आजकल कैसे है कि एक पैशन का है कि शराब पियो, ऐश करो, लेकिन उससे शरीर को नुकसान होता है। सर रोहित का रिष्ट भी इसमें अच्छा काम करेगा ना? रोहित का रिष्ट भी अच्छा काम करेगा, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, मृद्विका रिष्ट, ये बहुत बढ़िया काम करेगा। जी बहुत बढ़िया हुआ। अभी हम थोड़ा ब्रेक ले क्या यादव जी? आप, मैंने अपना नंबर दिया है, आप मुझे रिपोर्ट भेजिए, मैं देख के आपको बताऊंगा। आप सर एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि हम अरिष्ट की बजाय चूर्ण क्यों नहीं यूज कर रहे इसमें? जैसे द्राक्ष आदि चूर्ण जो है वो क्यों नहीं यूज कर रहे? क्यों नहीं करेंगे, वो भी कर सकते हैं, चूर्ण भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये तो अलग अलग पहले ही मेथड बताया कि गृहिणी है, हम आसव वरिष्ठ देंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। आसवरिष्ठ से तो ना बढ़ेगा, वहां पे आम संचिति है ना। आप केवल पित्त मत सोचिए, यहाँ पे आम संचित है, तो इसलिए आसवरिष्ठ आम का पचन करेगा। राइट सर। जी ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रेक ले क्या 5 मिनट का? इतना इंटरेस्टिंग सेशन है, लेकिन ब्रेक लेना जरूरी है थोड़ा। जी भाई जी। हाँ तो यादव जी आप अपना रिपोर्ट्स मुझे भेजिए या ग्रुप में भेजिए, तो हम लोग डिस्कस करके और अच्छे से बता पाएंगे।
जी तो सर। अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर हम लोग 7 बजे फिर मिलते हैं। प्रणाम सभी लोग को। जी प्रणाम। प्रणाम सर।